जंतर मंतर पर जेन जी का जो आंदोलन हुआ था पेपर लीक विवाद के बाद, उसके बाद देश में अलग अलग राज्यों की 3 सीटों पर उपचुनाव हुए और आज उसके नतीजे आ रहे हैं। बांकीपुर सीट से बड़ी खबर है। बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं, बीजेपी पीछे चल रही है। बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर, जन स्वराज के प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। पीके फैक्टर यहां काम करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है और नितिन नवीन की सीट पर बीजेपी पीछे है। ये बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। 30 साल से ज्यादा समय से यह सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 5 बार यहां से नितिन नवीन विधायक चुने गए और अब उनके सांसद बनने के बाद जब यह सीट खाली हुई है तो यहां बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, वो भी तब जबकि नितिन नवीन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इस बीच मध्य प्रदेश की अगर दतिया सीट की बात करें तो यहां पर उपचुनाव में क्या हो रहा है, अभी फिलहाल जो मतगणना है उसके बाद क्या जानकारी मिल रही है। दतिया अगर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों की बात करें तो 3 राउंड के बाद अब दतिया से जो कांग्रेस के उम्मीदवार है घनश्याम सिंह, वो अब आ गए। पहले लगातार आशुतोष तिवारी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो शुरुआत में आगे थे जब बैलेट पेपर की काउंटिंग थी और आगे के राउंड्स में, लेकिन अब 3 राउंड के बाद कांग्रेस के घनश्याम सिंह, जो जानकारी आ रही है 833 वोट से आशुतोष तिवारी के मुकाबले आगे हैं। और रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके और ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, क्या खबर है, क्योंकि लग रहा था कि बहुत आसान होने वाला बीजेपी के, लेकिन अब कांग्रेस के घनश्याम सिंह आगे हो गए, ऐसी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस इस लड़ाई में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। पहले और दूसरे राउंड की जब गिनती हुई थी तो बीजेपी काफ़ी आगे थी। पहले राउंड में बीजेपी करीब 11.5 वोटों से आगे थी, दूसरे राउंड में 850 वोट से आगे थी, लेकिन तीसरे और चौथे राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने अपनी बढ़त बना ली है। तीसरे राउंड में वो 33 वोट से आगे थे, लेकिन चौथे राउंड की गिनती के बाद 833 वोटों के मार्जिन से वो इस वक्त आगे नज़र आ रहे हैं। जानकारी अभी यहाँ से दी गई है मतगणना केंद्र से कि चौथे राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने भाजपा के उम्मीदवार पर अपनी बढ़त बना ली है और ये बढ़त 833 वोटों की है। तो सुबह से जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत आसान चुनाव है कांग्रेस पार्टी के लिए, बहुत एज था शुरू से, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को अगर नहीं जीतेगी तो मध्य प्रदेश में बाकी सीटों पर उन्हें जीतना बहुत मुश्किल होगा। तो ये तमाम चीज़ें, तमाम विश्लेषण हम लोग कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी वाकई इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ रही थी और अपना मैसेज वो अपनी जनता तक दे पाने में ऐसा लग रहा है शुरुआती रुझानों के बाद कि वो कामयाब हुई है। हालांकि अभी 11 राउंड की और गिनती होनी 11 राउंड की और गिनती बाकी है, लेकिन 3 राउंड के बाद दतिया में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह का आगे हो जाना, समीर चौगांवकर जी, ये क्या बता रहा है, ये क्या संकेत देता नजर आ रहा है आपको? देखिए समीर, मुझे लगता है कि दतिया चुनाव पर जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया था और दतिया में तो नरोत्तम मिश्रा सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से वहां से हिंसा की थी, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी रही होगी और नरोत्तम मिश्रा के जो बहुत भरोसेमंद और करीबी कार्यकर्ता होंगे उन्होंने भितरघात किया होगा। अगर दतिया की सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी हार जाते हैं, तो इसका ठीकरा सीधा नरोत्तम मिश्रा पे फूटेगा। हालांकि नरोत्तम मिश्रा लगातार प्रचार करते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि उसका ठीकरा उनके ऊपर फूटना तय। अभी तो शुरुआती रुझान है, कभी भारतीय जनता पार्टी आगे हो रही है, कभी कांग्रेस आगे हो रही है। कांग्रेस ने अच्छा उम्मीदवार वहां पर दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए भी बड़ा झटका होगा। देखते हैं अंतिम परिणाम कहां पर जाता है। फिलहाल नरोत्तम मिश्रा की गर्दन फंसी हुई इस चुनाव पर, जीतेंगे तो मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के संगठन और संघ को क्रेडिट जाएगा, अगर हारेंगे तो सीधे नरोत्तम मिश्रा के सर पर तलवार। और समीर जी यहाँ तो तीसरे राउंड की बात हो रही है, वहां चौथा राउंड जो है वो खत्म हो गया है और चौथे राउंड की गिनती में, चौथे राउंड की काउंटिंग में भी प्रशांत किशोर का दबदबा नजर आ रहा है। समीर जी, यहां तो तीसरे राउंड की बात हो रही है, वहां चौथा राउंड जो है वो खत्म हो गया है और चौथे राउंड की गिनती में, चौथे राउंड की काउंटिंग में भी प्रशांत किशोर का दबदबा नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। रुपेश,
ऐसा लग रहा है कि बड़ा उलटफेर यहां पर मुमकिन है बांकीपुर सीट पर। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता बांकीपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत किशोर चौथे राउंड की काउंटिंग के बाद भी आगे चल रहे हैं। बीजेपी यहां पर सेकंड नंबर पर जाती नजर आ रही है, तीसरे नंबर पर आरजेडी। और आप याद कीजिए जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे वो भी यही कहानी कह रहे थे। पीके नंबर 1, सेकंड पर बीजेपी, थर्ड पर आरजेडी। आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को दोबारा टिकट दिया गया है, लेकिन जिस अंदाज में तेजस्वी यादव को उतरना चाहिए था चुनाव प्रचार के दौरान, वो उतरे नहीं। विदेश में थे, 2 दिन पहले आए चुनाव से और 2 दिन तक उन्होंने रेखा गुप्ता के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इसको एक बड़ा रीजन भी बताया जा रहा है। यानी सीधी सीधी टक्कर किसके बीच हो गई? प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी के बीच। लेकिन उसके बावजूद प्रशांत किशोर का यहां पर लगातार चौथे राउंड में भी आगे रहना यह निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यह सीट पिछले 30 सालों से बीजेपी का दुर्ग मानी जाती रही है, बीजेपी का किला मानी जाती रही है, और अब वहां पर प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। रुपेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या नजर आता है? तमाम एग्जिट पोल के नतीजे भी यही कह रहे थे और अब वही होता हुआ नजर आ रहा है। 4 राउंड की काउंटिंग तो हो चुकी है, आगे कितने राउंड बचे हैं? देखिए, इसके कई कारण हैं। अगर आप कारण जानना चाहेंगे तो कई कारण हैं। एक तो यूजीसी, क्योंकि जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान यूजीसी की चर्चा हुई, उससे अगड़ा जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से छिटकता हुआ दिखा। कई ऐसी जातियां हैं अगड़ा वर्ग की जिन्होंने आधे आधे तौर पे अगर देखें तो प्रशांत किशोर को भी और बीजेपी को भी वोट किया है। तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी के वोट बैंक में एक बड़ी सेंधमारी हुई है। प्रशांत किशोर का अपना व्यक्तित्व, उनके अपने मुद्दे और बीजेपी के खिलाफ जो एक माहौल, चाहे वो यूजीसी का मुद्दा हो, नीट का मुद्दा हो या फिर भरत तिवारी का मसला हो, ये कुछ बीजेपी के खिलाफ मुद्दे थे। इसके अलावा सम्राट चौधरी को लेकर के भी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने अपनी उम्मीदवारी के साथ ही ये कहा कि एक रेफरेंडम है सम्राट चौधरी के लिए। सम्राट चौधरी पहली बार मुख्यमंत्री बने, उनकी स्वीकार्यता कितनी है यह इस चुनाव से पता चलेगा। तो सम्राट चौधरी, नीट, यूजीसी, भरत तिवारी और आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी और प्रशांत किशोर के अपने मुद्दे, वो जितने फोकस तौर पे उन्होंने कैंपेनिंग की है वो बहुत फोकस थे, उनके मुद्दे बहुत फोकस थे। हालांकि पिछले चुनाव में भी जिस तरीके से उन्होंने गांव-गांव घुमा, कुछ मुद्दे उठाए थे, उन मुद्दों को स्वीकार नहीं किया गया उस वोटों में। लेकिन इस बार जिस तरीके से बांकीपुर में वो फोकस होकर उन्होंने अपना चुनाव प्रचार किया, इस बार उन्होंने अपनी गलती सुधारी कि दूसरे की लकीर नहीं मिटानी है। सम्राट चौधरी की संपत्ति कितनी है, अशोक चौधरी मतलब बिहार सरकार के मंत्रियों की संपत्ति कितनी है, कौन हाफी टिपिट बोलता है, कौन पढ़ा लिखा नहीं है, किसका सर्टिफिकेट फर्जी है, इन मुद्दों से अलग हट करके बिल्कुल और बहुत ही एग्रेसिव तौर पर वो कैंपेनिंग करते हुए नजर भी आए। दिनेश, एक बात बताइए, दिनेश अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, एक बात बताइए, अगर बांकीपुर और दतिया इन दोनों सीट की अगर बात की जाए, बांकीपुर में आपको क्या नजर आ रहा है? क्या भरत तिवारी जो इंपैक्ट है, जो इफेक्ट है, वो आपको नजर आ रहा है एनकाउंटर का, या फिर जो एम वाइज समीकरण है, जो इसमें अभी रुपेश बता रहे थे कि हो सकता है कि प्रशांत किशोर ने उसमें सेंधमारी की हो? और अगर दतिया की बात करें तो यहां पर कुछ वक्त पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि राजेंद्र भारती, जिनकी प्राथमिक सदस्यता से भी निकाल दिया कांग्रेस ने, कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि हो सकता हार होगी और उसके पहले इस कार्रवाई के तौर पर देखा गया, लेकिन हो अब उल्टा रहा है। वहां पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह अब आगे चल रहे हैं। और बीच में तो यह भी देखने को मिल रहा था कि आजाद समाज पार्टी जो है उसके वोटों को अगर देख लें और कांग्रेस जितने से पिछड़ रही थी उसको अगर आप देख लें तो ये दिखाई दे रहा था कि आजाद समाज पार्टी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए राह आसान कर रही है, लेकिन उसके बावजूद कि आजाद समाज पार्टी वहां वोट काट रही है जैसा कि समझा गया कांग्रेस के, उसके बावजूद अगर कांग्रेस दतिया में बढ़त बनाने में कामयाब हो रही है तो ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का सबब होगा। अब सवाल ये है कि क्या नरोत्तम मिश्रा धड़ा जिसको समझा गया, क्या नरोत्तम मिश्रा धड़ा जो है वो नहीं लगा हुआ था चुनाव में? बेशक मंच से नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे थे कि मैं हर घर में जाऊंगा, शीश नवाऊंगा, आशुतोष के लिए जिताने की गुहार लगाऊंगा, लेकिन ये मंच से कहते हुए आपको याद होगा वो भावुक हो गए थे और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। तो ये आंसू उनके सपोर्टर्स, नरोत्तम मिश्रा का यहाँ बहुत सपोर्ट बेस है, क्या उनके सपोर्टर्स ने
क्योंकि अपील तो नरोत्तम मिश्रा की तरफ से भी की गई थी कि आप जुटकर आशुतोष को जिताने के लिए कमर कस लें। राइट। लेकिन कहीं उनके दिल में खलिश थी क्या कि नरोत्तम जी को टिकट क्यों नहीं मिला। और यहाँ अगर बांकीपुर में आप देखें तो टिकट वाला मसला यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये सीट नहीं जाती है तो निश्चित रूप से टिकट बंटवारे के दौरान जो हुआ था वो दब जाता अगर जीत होती। लेकिन अगर ये नतीजा जो अभिषेक जो पहले जो कैंडिडेट किए गए थे अभिषेक कुमार, उनकी तरफ से जो नॉमिनेशन वापस लिया गया था, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। जी, मैं यही कह रहा हूं कि अगर यहां पर नतीजे, क्योंकि जो जीत होती है वो बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी दरारों को, बहुत सारी कमियों को छुपा देने वाली, पाट देने वाली होती है, लेकिन वो टिकट बंटवारा उभर कर आएगा। तमाम फैक्टर्स आप पूछ रहे थे कौन सा फैक्टर महत्वपूर्ण है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पर उभर कर आएगा अगर ये भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। और दतिया में 9% वोटिंग कम हुई है पिछली बार से। अब देखना यह भी होगा कि ये जो 9% वोटर्स कम हुए, इसमें कितने नरोत्तम मिश्रा के समर्थक थे। अरविंद मोहन जी, किस तरह से देख रहे हैं आप? दतिया तो दतिया, लेकिन मुझे लगता है बांकीपुर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। और अगर 4 राउंड के काउंटिंग में जो रुझान हमें देखने को मिल रहा है वही कंटिन्यू रहता है तो ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है। मतलब नितिन नवीन की खाली हुई सीट है ये। नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष, 30 सालों से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट विजयी होते रहे, और अब पीके प्रशांत किशोर फैक्टर का इस कदर असर दिखाना कि यह सीट उनकी झोली में जाती हुई नजर आ रही है फिलहाल के रुझानों में, इसे कैसे समझा जाए? देखिए, दतिया में तो भीतरघातों की लड़ाई है। इसका भीतरघात ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ ये रिजल्ट बताएगा, लेकिन भीतरघात ही लड़ाई का मुख्य पॉइंट रहा वहाँ। लेकिन पटना की लड़ाई जो है वो थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है। प्रशांत किशोर के लिए तो अपनी थी ही, वो उनके सर्वाइवल का है, लेकिन बीजेपी के लिए असल में ये तीनों चारों लेवल पे, चीफ मिनिस्टर के लिए भी, सेंट्रल लीडरशिप के लिए भी और बीजेपी अध्यक्ष के पर्सनल इसके लिए भी ये बहुत बड़ा झटका होगा अगर रिजल्ट इस तरह से आया तो। और उसके साथ जो अच्छी चीज होगी मेरे ख्याल से, वो बिहार में एक नई पॉलिटिकल शुरुआत होगी। हम सब लोग बिहार को जाति जाति से बहुत ज़्यादा जोड़ते हैं। अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो ये जाति के डिस्कोर्स का पीछे होना भी एक, काफ़ी समय से बिहार में जाति का डिस्कोर्स सबसे ऊपर रहा है। तो प्रशांत किशोर की जीत ये बताएगी, जैसे आप बार बात हम लोग कर रहे हैं कि आरजेडी का वोट शिफ्ट हुआ है प्रशांत की तरफ। आरजेडी के वोट शिफ्ट होने से नहीं होगा, वो आरजेडी का भी वोट नहीं है, वो असल में बीजेपी वोट है। अरविंद जी, यही कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर, अब देखा जाए जाति के हिसाब से वो ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण वोट बैंक में उन्होंने सेंध लगाई है, और 2 बड़े रीजंस उसके लिए गिनाए जा रहे हैं। पहला यूजीसी और दूसरा भरत तिवारी एनकाउंटर केस, और साथ ही साथ आरजेडी का जो मुस्लिम वोट बैंक था उसमें भी वो सेंध लगाने में कामयाब रहे। 30,000 युवा वोटर्स हैं इस सीट पर, वो भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ। ये 3 बड़ी चीजें सर निकलकर सामने आती हैं। नहीं, ये फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स जाति आप कोई छोड़िए नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों ने उससे ऊपर उठ के वोट दिया है। अच्छा। और वो वोटर बीजेपी का वोटर है काफी ज्यादा उसमें, क्योंकि अब तक जो बीजेपी को वोट देते रहे हैं उस किस्म के लोग अगर शिफ्ट नहीं होंगे तो फिर प्रशांत किशोर के लिए ये नतीजा ले आ पाना संभव नहीं होता, या बीजेपी का हारना संभव नहीं होता। क्योंकि सब करके भी रेखा गुप्ता को पिछली दफे जो वोट आए हैं वो बीजेपी के आधे से भी कम थे, तो इसलिए बीजेपी का वोट टूटा है, शिफ्ट हुआ है, और वो जाति और संप्रदाय पे भी उससे ऊपर उठ के वोट गया है। और ये मुझे शुभ लगता है कि ये शुभ संकेत है बिहार की पॉलिटिक्स। जी बिल्कुल। तो देखना होगा कि अभी फिलहाल तो प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, आगे जब पूरे राउंड होते हैं तब इसके बाद क्या नतीजे निकल कर आते हैं। इस बीच एक और सीट का हम रुख कर रहे हैं, गुजरात के मांझलपुर की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी को बड़ी बढ़त है, यानी बीजेपी अपनी सीट को रिटेन करती नजर आ रही है। जो खबर आ रही है मांझलपुर से, गुजरात से, बीजेपी बहुत बड़े वोट अंतर से, 12,000 के वोट अंतर से इस वक्त आगे चल रही, यानी कि बहुत बड़ा एक अंतर है जिसको लेकर लीड लेती हुई अभी फिलहाल जो बीजेपी कैंडिडेट है वो नजर आ रहे हैं मांझलपुर में। और यहां पर एक सिंपैथी फैक्टर भी है जो कि शायद से काम करता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी के पक्ष में। और करुणा, पिछली बार से अगर तुलना की जाए तो ये जो वोटों का अंतर नजर आ रहा है ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार 1 लाख से ज्यादा था वोटों का अंतर, लेकिन इस बार वोट ही इतने कम और हैरानी की बात है कि इस बार 22% कम वोट पड़े। बिल्कुल, 82,000 टोटल 82,000 वोट ही पड़े हैं, तो 12,000 का अंतर जो है ये भी अपने
आप में काफी बड़ा कहा जा सकता है। और इस बीच देखिए दतिया का एक बार फिर रुख करेंगे। टीवी 9 से बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा आपको बताते हैं। दतिया से बीजेपी की जीत होगी, विकास के मुद्दे की जीत होगी, ये नरोत्तम मिश्रा कहते नजर आए। हम आपको सुनवाते हैं कि नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं। हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता ने उनसे बात की है, सुनिए। सर, पहला रुझान जो आया है उसमें बीजेपी को तकरीबन 900 वोटों की बढ़त मिल रही है। 15 राउंड की वोटिंग है। क्या इसी तरह से सिलसिला जारी रहने वाला है? मैंने पहले दिन से ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और अभी भी हम बढ़त बनाए हुए। मेरे को लगता है कि यही क्रम रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी जी विजयश्री हासिल करेंगे। सर, उनकी जीत का जिम्मा आपने उठाया था। आपने बड़े मंच से कहा था कि घर घर जाऊंगा, शीश नवाऊंगा, आशुतोष को जिताऊंगा। कितनी मेहनत आपने इस पूरे चुनाव में की? जीत का जिम्मा हो या कोई अन्य जिम्मा हो, भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग उठाते हैं, अकेले मैंने नहीं उठाया। और सामूहिक जिम्मेदारी है, अपने अपने तरीके से सबने बहुत अच्छा काम किया। आप बखूबी इस चुनाव को जानते हैं क्योंकि आप खुद यहाँ से चुनाव लड़ते आए हैं। ऐसे में ये चुनाव कितना टफ रहा, चुनौती भरा रहा? क्योंकि मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, 12 मंत्री, बीजेपी का पूरा संगठन, सभी ने पूरी जान झोंकी। कांग्रेस का भी पूरा संगठन था, ऐसा नहीं था। और उपचुनाव में सभी लोग आते भी हैं। हम भी जब उपचुनाव में जाते थे तो सभी जगह जाते थे। और भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी, मूल रूप से विकास का भाव लेके आगे बढ़े। कांग्रेस के जो नेता थे राजेंद्र भारती, उन पर ही आरोप लग गए उन्हीं की पार्टी के द्वारा कि ये जो है एक तरह से इन्होंने साथ नहीं दिया, आखिरकार पार्टी से उन्हें हटाया गया। कल ही ऑर्डर आया उनकी तरफ। देखिए, पार्टी से हटा दिया, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। जैसा घनश्याम सिंह जी ने कहा, कांग्रेस प्रत्याशी, मैं उनकी जुबानी बताता हूँ कि ये तभी हटा देना था जब भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल गए थे। और राजेंद्र भारती जी कोई कांग्रेस के थोड़ी हैं। 4 चुनाव वो 4 अलग अलग पार्टियों से लड़ चुके हैं। वो बसपा से लड़े, वो सपा से लड़े, वो घड़ी से लड़े, वो कांग्रेस से लड़े। 4 पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं, तो उसका कोई दीन ईमान थोड़ी है। आपको क्या लग रहा है, क्या आपका आकलन कह रहा है कि कितने वोटों से बीजेपी की जीत होगी? अच्छी बढ़त बनाएगी बीजेपी। और इस बीच बांकीपुर सीट को लेकर बड़ी खबर आ रही कि जन स्वराज के संस्थापक पीके सबसे आगे लगातार चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार दूसरे नंबर पर और तेजस्वी की पार्टी यानी कि आरजेडी, जो रेखा गुप्ता यहां से उम्मीदवार हैं, वो तीसरे नंबर पर यानी कि। और देखिए रुपेश इस वक्त हमारे साथ हैं। रुपेश, क्या जानकारी है, क्योंकि लगातार वही होता नजर आ रहा है जो कई एग्जिट पोल की तरफ से कहा जा रहा था और पीके काफी एक बड़े अंतर के साथ अब कहा जा रहा है कि आगे चल रहा है। रुपेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही? रुपेश को हम रुक करेंगे, लेकिन पटना की है बांकीपुर विधानसभा सीट और यहां से कुछ वैसा ही होता नजर आ रहा है जैसा कुछ एक्सपर्ट्स का दावा था और कुछ जो एग्जिट पोल थे उनकी तरफ से दावा था। समीर सर भी हमारे साथ हैं। समीर सर, एक बार बताइए, क्या आपको नजर आ रहा है, क्या वाकई में जिसका जिक्र अभी दिनेश गौतम भी कर रहे थे, क्या बांकीपुर में वाकई में यहां भी बीजेपी को कहीं ना कहीं एक भीतर हाथ मिला है, या फिर पीके जिनकी एक पहचान एक अच्छे चुनावी रणनीतिकार के तौर पर रही है, जैसी रणनीति के साथ वो आगे बढ़े वो काम करती नजर आ रही है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने जब ये तय किया होगा कि बांकीपुर में मुझे चुनाव लड़ना है, तो वो अपनी जमानत जब्त करवाने या हारने के लिए नहीं गए होंगे। उन्होंने वहां पर समीकरण को समझा होगा, जमीनी को समझा होगा, संगठन के स्तर पर काम किया होगा और उनको ये फीडबैक मिला होगा कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो वो यहाँ से जीत सकते हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जो 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास सीट है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट रही है, उस सीट पर जहां आपके सामाजिक और जातिगत समीकरण काम नहीं करते, उस सीट पर जाकर भारतीय जनता पार्टी को घर में घुसकर हराना, ये एक बहुत बड़ी बात प्रशांत किशोर के लिए होगी। और मुझे लगता है कि इसके अंदर जनता दल यूनाइटेड ने भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे प्रशांत किशोर को सहयोग किया है। जो खबर आ रही है कि जेडीयू ने भी जबरदस्त वहां पर प्रशांत किशोर को समर्थन किया है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अगर देखें तो प्रशांत किशोर के सामने बहुत कमजोर उम्मीदवार था। पहले आप अभिषेक को लेकर आते हैं, जिसको नितिन नवीन तय करते हैं, फिर उनको अचानक हटा दिया जाता है, उसके बाद आप नीरज सिन्हा को लेकर आते हैं। समीर जी, लेकिन एक बात जल्दी से बताइए
कि अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, बांकीपुर में प्रशांत किशोर जो हैं वो जीत दर्ज करते हैं, तो क्या यह माना जाएगा कि जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ जो जेन ज़ी का आंदोलन हुआ, उस मुद्दे ने भी बीजेपी को डेंट किया? उसमें कई फैक्टर होंगे। अगर सभी हम देखें तो जंतर मंतर का मुद्दा जरूर होगा, लेकिन इसमें प्रशांत किशोर भी युवा है, नितिन नवीन भी 45 साल के युवा है, उन्होंने भी वहां प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है। तमाम फैक्टर होंगे कि भाई लोगों ने जाति से ऊपर उठकर मतदान किया है। पहली बार जनता ने एक उम्मीदवार की तुलना की और पढ़ा लिखा और ईमानदार आदमी को देखा है कि जिस तरीके से वो लगातार सम्राट चौधरी के ऊपर पार्टी के ऊपर आरोप लगाते रहे, तमाम नेताओं के भ्रष्टाचार पर आरोप लगा रहे, तो मुझे लग रहा है जैसे प्रशांत किशोर जीतते हैं तो ये बिहार की बड़ी जीत नहीं होगी, ये बिहार की राजनीति बदलेगी। अभी 2.5 साल बाद जब लोकसभा चुनाव होंगे, ठीक है, तो एक बड़े सियासी बदलाव का क्या प्रशांत किशोर एक संकेत देंगे अगर नतीजे वही आते हैं जो अभी हो रहा है? और फिलहाल अभी क्या स्थिति है इसको सीधा जान लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं। रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, कितने राउंड की हो गई है अभी तक काउंटिंग, और अभी फिलहाल क्या है खबर? प्रशांत किशोर आगे, लेकिन कितना अंतर है जरा बताइए। देखिए, चौथे राउंड की मतों की गिनती समाप्त हो गई है और उसके बाद 1145 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। पांचवें राउंड की गिनती भी लगभग समाप्त हो चुकी है और कुछ ही देर में उसकी घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन सबसे अहम ये है कि फिलहाल प्रशांत किशोर का आगे रहना, लेकिन पिछले 3 राउंड से ये जो मार्जिन जो बनाए हुए थे 1161 वो हुआ 1162, फिर हुआ 1145। तो अब ये देखना है कि पांचवें राउंड में ये जो मार्जिन कम हो रहा है, क्या ये मार्जिन कम होने का ट्रेंड बरकरार रहता है या फिर ये मार्जिन जो है और बढ़ता है। लेकिन फिलहाल पांचवें राउंड की गिनती भी लगभग समाप्त हो चुकी है और पांचवें राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद भी ये बढ़त बनी हुई है। पांचवें राउंड के बाद से भी, तो मैं आपको आंकड़ा थोड़ी देर में अभी बताता हूं कि क्या मार्जिन कितना बढ़ा है। लेकिन अगर बांकीपुर में, वो बांकीपुर जिसे बीजेपी पूरे बिहार में अगर जितने वोटों की गिनती होती है जहां भी, वहां सबसे श्योर, अगर 243 में सबसे ज़्यादा किसी सीट को श्योर मानकर बीजेपी चलती है तो बीजेपी बांकीपुर को लेकर श्योर रहती है। सिर्फ ये आंकड़े ही नहीं कह रहे हैं कि 1995 से नितिन नवीन के पिताजी, उसके बाद नितिन नवीन, बल्कि बिहार में किसी एक सीट को लेकर सबसे बड़ा आश्वस्ति का भाव अगर बीजेपी के पास रहता है तो बांकीपुर। और उस बांकीपुर में अगर 5 राउंड के वोटों की गिनती तक अगर परिणाम की बात छोड़ भी दें तो ये कम बड़ा फैक्टर नहीं है। और सिर्फ एक फैक्टर से ये नहीं हो सकता है कि बांकीपुर में 5 राउंड के वोटों की गिनती समाप्त होने के बाद बीजेपी लगातार पीछे चल रही है। पहले राउंड से ही बीजेपी अगर पीछे चल रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये बड़ी बात जो आप जिन मुद्दों की चर्चा कर रहे थे कि क्या ऐसे मुद्दे हो गए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो बीजेपी यहाँ पर पीछे चल रही है, ये बहुत बड़े बड़े फैक्टर्स हैं। और जिस तरीके से उपचुनाव है, एक सीट पर उपचुनाव बिहार में हो रहा है, बीजेपी का अगर गढ़ है, अगर बीजेपी आसानी से जीत जाती तो इसकी इतनी चर्चा नहीं होती। इसकी चर्चा इसलिए हुई क्योंकि नितिन नवीन ने यहाँ पर आकर रोड शो किया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिल्कुल मुख्यमंत्री को यहाँ रोड शो करना पड़ा। तमाम सही बात है। और अगर ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल जाती है तो निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका तो होगा ही। और इस बीच जल्दी से रुक कर लेते हैं गुजरात की मांजलपुर सीट का। वडोदरा की यह सीट है जहां बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। मांजलपुर में बीजेपी 12,000 वोटों से आगे चल रही। और अंजलि ओझा हमारी संवाददाता इस वक्त मांजलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। अंजलि, क्या कोई चुनौती अब बाकी नजर आ रही है? कांग्रेस की तो हालत यहां पर काफी ज्यादा खस्ता नजर आ रही है और यह हाल तब है जबकि आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव ही नहीं लड़ रही थी, मतलब सीधा मुकाबला था बीजेपी और कांग्रेस में, फिर भी बीजेपी 12,000 वोटों से आगे। देखिए, अभी तक 7 राउंड की जो गिनती है वो खत्म हो चुकी है और 7वें राउंड के अंत तक 13,000 से भी ज़्यादा मतों से जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था सतीश पटेल वो आगे निकल गया है। उसी को लेके यहाँ पर जो मतगणना केंद्र है उसके सामने ये जो माहौल है वो आप देख रहे हो कि जिस तरह से ये माहौल बना है, जो भाजपा के सभी कार्यकर है वो सभी लोग यहाँ पर मत गणतरी केंद्र के बाहर आके अपना जो उत्साह है वो दिखा रहे हैं। भाजपा के शहर के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर जी, जिस तरह से मतदान बहुत ही
कम हुआ था। जिस तरह से योगेश पटेल ने जितनी लीड मिली थी उससे कम मतदान हुआ था। फिर भी जो भाजपा के जो प्रत्याशी है वो 13,000 से भी ज़्यादा मतों से आगे निकल रहे हैं। क्या इसके पीछे फैक्टर काम करता है? क्योंकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, कार्यकर्ता थे, जिस दिन मतदान था उस दिन हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ मतदान केंद्र के बाहर। दोनों पक्ष के कार्यकर्ताओं के बीच में लड़ाई भी हुई, मारामारी भी हुई। इन सब के बीच भी भाजपा आगे निकल रही है, क्या रीजन बता सकते हो? भारतीय जनता पार्टी ने मांजलपुर में 2012 में पहली बार ये विधानसभा का डिलिमिटेशन हुआ, तब से अभी तक यानी हर बार हमारे विधायक माननीय श्री योगेश भाई पटेल जो स्वर्गस्थ हुए वो हर बार 50,000 से ज़्यादा की मत के सरसाई से जीत रहे थे। ये पहली बार बाई इलेक्शन हुआ है। बाई इलेक्शन में हमारे पार्टी के उम्मीदवार है सतीश भाई पटेल। बिल्कुल अंजलि, आप बात करते रहिए और यहाँ पर एक बड़ा अंतर एक बार फिर से और बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है। संसद परिसर में सांसद पप्पू यादव के प्रदर्शन पर राम गोपाल यादव की तरफ से बयान आया है। संसद में पप्पू यादव ने गलत किया, ये समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से बयान है। पप्पू यादव का प्रदर्शन गलत था। ये देखिए 31 जुलाई की तस्वीर है जब एक साधु के भेष में पहुंचे थे पप्पू यादव और उन्होंने ये एक मंचन किया था। संतों का चोरी से कोई संबंध नहीं, राम गोपाल यादव की तरफ से ये कहा गया है। सुनिए आप क्या कहा गया राम गोपाल यादव की तरफ से, पहले आप सुन लीजिए। जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था, गलत। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी शुरुआती दिनों से राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा उठा रही है। वो तो उठाएगी, उठाती रहेगी। कांग्रेस जब साथ आई तो विवाद घिर गया। अब दूसरी पार्टियों में कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा उनको जो रामगोपाल यादव की तरफ से कहा गया, इसमें वो साफ बोलते नजर आए कि संतों का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अरविंद मोहन जी, जब 31 जुलाई को जब मखरद्वार के बाहर यह प्रदर्शन किया गया था, एक नाट्य मंचन वहां पर किया गया था, तब उस दौरान हमने देखा था फैजाबाद से जो सांसद समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद वो वहां पर थे, एक और समाजवादी पार्टी के सांसद थे। और अब जो राम गोपाल बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस दिन तो लगा कि ज्वाइंट वेंचर है, उसमें तो समाजवादी पार्टी के सब लोग थे, चोर पकड़ो चंदा दो सारा तमाशा करने में वो सब लोग ही थे। बिल्कुल। अब आज अगर ये अलग बोल रहे हैं तो इसकी क्या वजह है ये समझना थोड़ा मुश्किल है, और अपने को उससे अलग भी कर लेंगे रामगोपाल जी, ये मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के पॉलिटिशियन कोई इस चंदा चोरी प्रकरण से अपने को अलग कर ले। ऐसे क्रूशियल मौके पे ये भी जल्दी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देर नहीं लगेगी, मुझे लगता है इसके कारण जल्दी समझ में आ जाएंगे। लेकिन मैं भी मोटे तौर पे ये मानता हूँ कि अभी अगर वो पेपर लीक को कांग्रेस और अपोजिशन मुख्य मुद्दा बनाए हुई थी, धर्मेंद्र प्रधान के बाद गृह मंत्री को घेरने की कोशिश हो रही थी, हो रही है या हो रही थी, तो उसमें चंदा चोरी को ले आना टेक्निकली मैं मानता हूं कि रणनीति के हिसाब से वो थोड़ा भोंदा था। नहीं सर, लेकिन आप देखिए समाजवादी पार्टी के सांसदों को जब से संसद का यह सत्र शुरू हुआ है चंदा चोरी को लगातार मुद्दा बनाया जा रहा है। डिंपल यादव खुद चंदे का बॉक्स लेकर आती हैं, चंदा डलवाती हैं और कहती हैं चंदा चोरी जिन्होंने की उनको बख्शा नहीं जाएगा। मतलब समाजवादी पार्टी तो लगातार इस मुद्दे को उठा रही थी और अब ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव ने जो किया वो उन्होंने अपने अकेले के दम पर कर लिया, उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश साफ तौर पर नजर आ रही है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, ये प्रोफेसर राम गोपाल यादव का जो बयान है ये बहुत लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है कि आखिर प्रोफेसर साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। उस वक्त जब ये नाटक का मंचन किया जा रहा था संसद भवन के अंदर, तब तो समाजवादी पार्टी के सांसद बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। पप्पू यादव के इस नाटक मंचन में, इस नुक्कड़ नाटक में अवधेश प्रसाद भी थे जो कि अयोध्या के सांसद हैं। जी बिल्कुल, उस दिन जो प्रोटेस्ट हो रहा था और जो मंचन कर रहे थे पप्पू यादव जो गेरुआ वस्त्र धारण करके, उससे समाजवादी पार्टी के सांसद भी थे, उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे। हाँ। लेकिन संभव है कि जो इनको जमीन से फीडबैक मिला हो, क्योंकि ये हकीकत भी है कि साधु संतों ने चोरी नहीं की है। जो अयोध्या में जिन लोगों का नाम आया अयोध्या में चढ़ावा चोरी में, उनमें से कोई भी साधु संत नहीं है और उसमें एसबीआई के कर्मचारी हैं और साथ ही साथ जो गिनती करते थे, जो लोग कैश की गिनती करते थे, चढ़ावे की गिनती करते, उनका नाम है। और ऐसे में जिस तरह से अब भगवा वस्त्र पहन के और ऐसा दिखाने की कोशिश की गई थी उस दिन पप्पू यादव के जरिए कि
साधु संतों ने चोरी की है। जाहिर तौर पे वो सभी समाज और हिंदू समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि बात सही है कि आप भगवा वस्त्र के ऊपर ये आरोप लगा रहे हो, संतों की आरोप लगा रहे हो कि उन्होंने चोरी की है, जबकि ये हकीकत से परे है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बैकलैश का डर है, उनको ऐसा लगता है कि इसका उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए रामगोपाल यादव के इस बयान को उसी में जोड़कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो हकीकत भी है और जो तहकीकी रिपोर्ट जो भी आया है कि तो साधु संतों का कोई रोल नहीं रहा है। तो ऐसे में अब रामगोपाल यादव को लगा होगा कि ऐसा करने से जो उनके अपने जो समर्थक है वो नाराज हो सकते हैं, जो हिंदू समाज है वो नाराज हो सकता है, जो वोटर्स नाराज हो सकते हैं। तो इसके बाद उनका ये बयान आया है। इसीलिए अब सारा जिम्मा जो है वो पप्पू यादव के सिर पर मढ़ने की कोशिश की जा रही है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ये कह रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन था वो गलत था। और बहरहाल देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद एक बार फिर इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दान पेटी नजर आ रही है, फिर से दान पेटी नजर आ रही है।